रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज टॉपिक एक बात अनेक। हाँ, एक टॉपिक है लेकिन उसकी बात अनेक है। टॉपिक फर्स्ट बोलेंगे, माइट बी पॉसिबल ओनली टू टॉपिक्स ओनली, बट द कॉन्सेप्ट आर टू मेनी। हाइक इन interest rates in US Fed। पहला टॉपिक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा और जाओ। अब इस पहले टॉपिक में कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे? एक दूसरा टॉपिक देख लेंगे, ट्विन डेफिशिट। ट्विन डेफिशिट टॉपिक है, पूरा दिन हो जाएगा, पता नहीं पहुंचेंगे कहां तक। लेट्स सी। देखो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट एक्चुअली जो न्यूज़ को लिया है, न्यूज़ मैटर नहीं है, बस कॉन्सेप्ट मैटर है, और कॉन्सेप्ट पे बनेंगे आप लोग के क्वेश्चंस। इशू ये है कि जब कोरोना आया तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज हुई। लाइक कि डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हुआ। आई थिंक ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो बाद में लिख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट आफ्टर कोविड हुआ क्या है? आफ्टर कोविड जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई, सबसे बड़ी जो इशू आया है वो आया डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच। ठीक है, क्योंकि चीजों की डिमांड बदल गई, अब दवाइयां ही से मंगा रहे थे, तो डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच होने की वजह से वर्ल्ड ने डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम झेली है, इंक्लूडिंग इंडिया। लाइक इन्फ्लेशन बहुत सारी हम लोगों ने फील की, इन्फ्लेशन फील की, अनएम्प्लॉयमेंट को भी फील किया, मतलब कि हर एक मुद्दे को हम लोगों ने फेस किया। इसी तरह की एक मेन प्रॉब्लम जो अभी में जो आर्टिकल लिया हुआ उसमें ये हुआ कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपने इतिहास की लगभग 40 साल में 40 इयर्स में इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन कभी फील नहीं की। 9.1% की इन्फ्लेशन इससे पहले कब हुई थी? 40 साल पहले हुई थी यूएस में, जो कि इस बार अभी इन लोगों ने फेस किया। तो अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन रहेगा कि इतनी इन्फ्लेशन होने के बाद तो यूएस फेडरल बैंक जो है, जैसे हमारी क्या आरबीआई है, वैसे यूएस में क्या, यूएस का फेडरल बैंक है, उसको टैकल करने के लिए क्या करेगा? अगर ये प्रॉब्लम इंडिया में होती तो इंडिया क्या करता है, आरबीआई क्या करती है? जनरली क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा इंक्रीज करेगी। हाँ देखो अब होगा क्या, जनरली इन्होंने भी यही किया। जो यहां का फेडरल बैंक है वो क्या पॉलिसी अपनाएगा? फेडरल बैंक जनरली कौन सी पॉलिसी अपनाएगा? सॉरी, हाँ वो पॉलिसी होगी, किस तरह की यूज करेंगे। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो चीज मैं बताऊंगा बस हम लोग उसके साथ टच में रहिएगा, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट विल अराइज ना। तो फेडरल बैंक करेगा क्या, जनरली इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि अब फेडरल बैंक से जो लोन लिया जाएगा, जैसे मान लो कि पहले मिलता था 6% पे, अब वो कह देगा हम 8% पे लोन देंगे। तो लोग हो क्या, जब 6% का था तो लोगों के लिए ये लोन लेना सस्ता था, तो लोग बहुत लेते थे। जब उसने बढ़ा दिया तो होगा क्या, उनके लिए लोन लेना महंगा हो गया, तो वो क्या कम करेंगे, कम बोरो करेंगे। बात समझ में आ रही? ये होगा, इससे मतलब बोरिंग कम होगी, इसका मतलब मार्केट में पैसा धीरे धीरे सक आउट होता चला जाएगा, कम हो जाएगा मार्केट में, यही तो होगा। आई होप कि ये चीज आप लोग को अंडरस्टैंड होगी। तो इंटरेस्ट रेट जब वो इंक्रीज करेगा, तो जब वो इंक्रीज करेगा, 9.1 इन्फ्लेशन है वहां पे बोला जाता है कि लगभग 2% बहुत है इन्फ्लेशन, वहां पे इतनी रहती है, बहुत है ये, मतलब बहुत है, हमारे लिए तो ज्यादा नहीं है, उनके लिए बहुत है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को हाइक करेगा। अब ध्यान रखना, ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक करने की जो स्ट्रेटजी वो फॉलो करेंगे,
वो अगर उन्हीं ने नॉर्मल तरीके से नहीं की तो जो यूएसए है वो यहां पहुंच जाएगा। ये ऐसा वहां के कुछ इकोनॉमिक्स ने बोला है, बहुत ध्यान से देखना, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या बोला कि अगर फेडरल बैंक ने पॉलिसी को नॉर्मल तरीके से सर्कुलेट नहीं किया देन देयर इज अ हाई चांस दैट द यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। ये बेसिक सी ऑब्जर्वेशन थी, ये है कंटेक्स्ट बेसिक सा। अब देखना यहां से चीजें क्या निकलेंगी। तो अब हमें क्या करना, हम ये क्यों बात करें, हमें हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज इंपॉर्टेंट है ये देखना इंपॉर्टेंट है। देखो हम इसमें क्या सीखेंगे, हम देखेंगे कि ये जो रिसेशन है ये एग्जैक्टली होता क्या है। अब अगर ये रिसेशन है देन देयर इज अ बिजनेस साइकिल, यहां पे क्या होता है पीक, हाँ वाला बूम, ये क्या हो गया रिसेशन, ये वाला फेज क्या होता डिप्रेशन वाला होता, ये वाला कौन सा होता रिकवरी, ये वाली क्या होता फिर एक और आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ और हो गया पेन, अच्छा हाँ फिर ये साइकिल इस तरीके से चलती है, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस साइकिल में क्या होता है कि ये आता ही रहता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये प्रॉब्लम बताई कि अगर इसको सही तरीके से यूज नहीं किया तो हम भयानक वाले रिसेशन में जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखना दो कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बोला ये जाता है कि ये तो आएगा ही, अगर रिसेशन को ना आने दिया जाए या इस तरीके से हमें अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करना जिससे रिसेशन थोड़ा ग्रेव ना आए, तो उस तरह की जो पॉलिसी कोई भी बैंक यूज करता है, चाहे वो फेडरल बैंक हो चाहे वो रिजर्व बैंक हो, उसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। ध्यान रखना कि अब क्या है कि 9.1% का इन्फ्लेशन चल रही है, बहुत ध्यान से देखना। अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो वहां की फेडरल बैंक है वो कुछ पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेगी, पॉलिसी बनाएगी, और अगर ये पॉलिसी थोड़ी सी ऐसी हुई कि जिससे इस रिसेशन में हम लोग ना जाए, क्योंकि अगर तो होगा क्या, रिसेशन आएगी कैसे कि अगर मान लो कि 9.1 की इन्फ्लेशन चल रही है तो उन्हीं ने क्या किया कि अपने इंटरेस्ट रेट को एकदम से बढ़ा दिया, तो लोन लेना हो जाएगा महंगा, लोन कम लिया जाएगा। जब लोन कम लिया जाएगा तो बिजनेस एक्टिविटी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। यही तो सिग्निफिकेंस होते हैं रिसेशन के। तो इस रिसेशन को भी नहीं आने देना है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब वहां का फेडरल बैंक या किसी भी कंट्री का जो बैंक होता है वो कुछ ऐसी पॉलिसी को कंट्रोल करे कि इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाए और हम रिसेशन में भी ना जाए, तो इस तरह की जो पॉलिसी होती है उसको बोला जाता है सॉफ्ट लैंडिंग। क्या बोलते हैं इसको, सॉफ्ट लैंडिंग। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सॉफ्ट लैंडिंग इज अ कॉन्सेप्ट वेयर जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है वो इस तरीके की होती है ताकि वो जो कोई भी कंट्री है वो रिसेशनरी फेज में ना जाए, उसको क्या बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। इसी का दूसरा पोर्शन क्या हो जाएगा हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट एकदम से हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट एकदम से बढ़ा दिए, और जब हमने रेट बढ़ा दिए तो बैंक अब लोन लेने के लिए इनकैपेबल हो रहे हैं, लोगों को लोन नहीं मिल रहा है, लोन नहीं मिला तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, लोगों के कंजम्पशन पैटर्न में दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसी पॉलिसी जो कि हमें रिसेशन के फेज में ढकेल दे उसको बोलते हैं हार्ड लैंडिंग, जो बचा ले सॉफ्ट लैंडिंग। तो वहां के स्कॉलर्स ने बोला कि हमको सॉफ्ट लैंडिंग करने की जरूरत है। ये बात होगी, दो चीज हम लोग ने सीखी, व्हाट इज हार्ड लैंडिंग एंड व्हाट इज द सॉफ्ट लैंडिंग। ये प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद फिर आते हैं वापस, अब जब हमको ये कंटेक्स्ट मिल गया अब हम इससे बात चली है तो बात कर ही लेते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा रिसेशन पे। कोई डेफिनेशन बता सकता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसेशन? रिसेशन होती क्या है? एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज रिसेशन? How you can identify this phase is called as the recession? Accept. हाँ गुड मतलब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसेशन? रिसेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये मेन बताना है। इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, पॉइंट टू बी वेरी ध्यान से,
हाँ नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा रॉन्ग है, मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ बोलने से पहले हमको बड़ा सजो के बोलना है। अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, प्रोडक्शन ऑफ एनी कंट्री विल डिक्रीज, हाँ, सेविंग रेट डिक्रीज हो जाएगा। तो कहने कि ये चीजें हो रही होंगी जब, अब देखो सिंपल सा एक किसी तरीके से लॉजिक लगा सकते हो कि जब रिसेशन आता है तो कुछ चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे, मतलब उसके लक्षण बोलेंगे। पहला लक्षण क्या हो जाएगा कि भैया ऐसा है कि जो आपका प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब जब प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो काम अपना नहीं कर रही है, तो जब वो काम नहीं कर रही तो जो लोगों को रखा हुआ है उनको हटाएंगे ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, है ना। कंजम्पशन पैटर्न में भी चेंजेस आ जाएंगे, कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। इसी तरीके से सेविंग रेट्स या सेविंग कंट्री में क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। अब देखना सेविंग्स भी कई तरह की है, ध्यान रखना सेविंग्स भी कई तरह की होती है, एक होती है डोमेस्टिक सेविंग्स, एक होती है पब्लिक सेविंग्स का भी कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे अब डिबेट नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ सेविंग्स की बात सुना रहे हैं। सेविंग लोग कब करते, एक्स्ट्रा होगा ना, तो यहाँ पे क्या, जब एक्स्ट्रा है नहीं, जो है वो खर्चा हुआ जा रहा है, तो सेविंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एंड लॉस ऑफ फिगर्स एक्सेट्रा, ये तब होगा जब रिसेशन आ जाएगी। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि तो क्या हम रिसेशन आने का इंतजार करें, देन पहली बात तो ये हमको पता कैसे चलेगा कि रिसेशन आने वाली है, ये तो जब आ गई है तब पता चल रहा है ना। इन्फ्लेशन इज नॉट द सिंगल पैरामीटर, इन्फ्लेशन जैसे इंडिया में बहुत है बट वी आर नॉट इन द रिसेशनरी फेज। अगेन प्रोडक्शन जब कम हो जाएगा इसका मतलब रिसेशन आ गया है तो प्रोडक्शन कम हुआ है, कुछ ऐसा सिंबल जो पहले ही हमको पता चलेगा। डिमांड सप्लाई मिसमैच, फॉरेक्स में कमी आ जाना। फॉरेक्स पता है आपको, फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा उसको दो तरह के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट में डिवाइड किया जाता है, लॉन्ग टर्म लोन एंड द शॉर्ट टर्म लोन। जो शॉर्ट टर्म लोन है वो ज्यादा नहीं होता, तो कभी कभी शॉर्ट टर्म लोन को भरने के लिए हम अपने फॉरेस्ट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट रिजर्व है जो कि 20-25 साल का है, तो कोई इशू नहीं। लेकिन कुछ अमाउंट है जो हमारा शॉर्ट टर्म का है, 2-3 साल 4 साल के लिए। तो मान लो कि एक फेज ऐसा है जिसमें हमें 200 बिलियन US$ अदायगी करनी है, तो हम क्या करेंगे, 200 बिलियन डॉलर अपना उठा के फॉरेस्ट रिजर्व दे देंगे, तो हमारा फॉरेस्ट रिजर्व कम हो गया ना। जैसे मान लो भी $500 बिलियन है, हमने $200 बिलियन उसको देके खत्म कर दिया, 300 बचा मेरे पास, तो क्या उसको रिसेशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 200 दिया फिर से उधार ले लेंगे। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जैसे हमारे पास दूसरे देशों की करेंसी कितनी है, गोल्ड कितना है, SDR कितना है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कितना है, कभी मौका मिलेगा तो IMF के बारे में बात करेंगे हम लोग फॉरेक्स के ऊपर। अगेन फॉरेक्स GDP नीचे जाना, जाना कितनी देर के लिए जाना, 2 quarters। Whenever any country face negative growth rate for 2 consecutive quarter, then this particular phase is known as recession। Again इसका मतलब है कि ये फेस कर चुके हैं, हम चाह रहे हैं कि रिसेशन ना आए उससे पहले ही कुछ पता चल जाए। Is there any parameter? Think and grow। थैंक्स, थोड़ा सा शायद अलग है तभी तो हम यहाँ पे खड़े हैं। प्लीज गिव मी पेन। कोविड का टाइम बाद आया है, जैसे नहीं ऐसा नहीं है, बहुत एक्सपोनेंशियली भी ग्रोथ हुई है, क्योंकि हम लोग एकदम से फिर उठे हैं। GDP ग्रोथ रेट एक बार कम हुई थी निगेटिव में कुछ एक क्वार्टर के लिए, लेकिन उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियली ग्रोथ मारी है, उसको नहीं बोलेंगे। इकोनॉमिक स्लो डाउन इज अ सिनोनिम्स फॉर द रिसेशनरी पीरियड, बट नॉट रिसेशन इज द, बोल सकते हैं इकोनॉमिकल टर्म है जो हम लोग यूज करते हैं। हाँ नियरली बोल सकते हैं। एक पेन प्लीज, लिखो किसे, ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो फिर देखो ये सब चीजें उस दिन हमने बताया था, तब आप लोग को ध्यान रखना है। एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वर्टेड
यील्ड कर्व। अब आपको ये जनरली आपके स्टैटिक पेज में नहीं मिलेगा। You will not get this type of information from your static portion. You must have to go through with your current affairs or healthy current affairs. Not that कि हाँ inflation rate कम हो गई. No. It's a UPSC. It will seek some sort of information like this. देखो होता क्या है? Inverted yield करके होता है. I am assuming you know the concept of yield. पता है ना यील्ड क्या होता है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर एक चीज के ऊपर, जैसे कि बॉन्ड के ऊपर कितना हमें मिल रहा है। जैसे उस दिन हम लोगों ने क्या एग्जांपल लिया था कि 100 रुपए का बॉन्ड है, मैच्योरिटी पीरियड 1 साल, और 10 रुपए उसके ऊपर हमको क्या मिल रहा था, मतलब थोड़ा बढ़ा के पास, तो 90 रुपए हमको मिलेंगे। वापस कितना करना पड़ेगा, मतलब 10 रुपए का बेनिफिट हो रहा था। अब वो बॉन्ड किसी दूसरे ने खरीदा तो उसकी वैल्यू 2 कम हो गई, ये बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग को बॉन्ड यील्ड पता है। अब जो बॉन्ड यील्ड होता है, ध्यान रखना 2 चीजें हैं। जनरली हम अभी बॉन्ड यील्ड के ऊपर बात करेंगे, बॉन्ड यील्ड, उसके बाद हम इसको देख लेंगे। देखो किसी भी बॉन्ड के ऊपर हमको उससे मिलने वाली यील्ड कितनी है, इट इज कॉल्ड बॉन्ड यील्ड। यील्ड का कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो बॉन्ड यील्ड 2 तरह की होगी, डिपेंड करता है बॉन्ड कैसा है। अगर एक होगा बॉन्ड जो कि शॉर्ट टर्म हो, शॉर्ट टर्म, एक होगा लॉन्ग टर्म बॉन्ड। शॉर्ट टर्म बॉन्ड वो बॉन्ड है कि जिनकी मैच्योरिटी पीरियड बहुत कम है, 1 साल 2 साल 3 साल, 1 साल 2 साल एंड 3 साल। लॉन्ग टर्म बॉन्ड वो है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड काफी है, 10 साल 15 साल 20 साल। तो जनरली अब आप लोग हमको ये बताओ कि अगर किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में बॉन्ड यील्ड लॉन्ग टर्म की ज्यादा है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है या शॉर्ट टर्म की यील्ड ज्यादा है। इकोनॉमी के लिए पर्सपेक्टिव से देखना है किस चीज के लिए अच्छी है। जैसे मैं फिर क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगर बॉन्ड यील्ड लॉन्ग टर्म पर ज्यादा है तो इकोनॉमी के लिए अच्छा या खराब है। जैसे ये बॉन्ड यील्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड, देखो इसको ऐसे देखो, सब देखो पहले समझ लो, सपोज दैट, पहले तो बॉन्ड समझ लो, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम लोग शायद यील्ड नहीं समझ पा रहे। देखो जैसे मैं हूं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो मैंने एक पेपर पे लिखा, मैं कौन हूं, कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट, हाँ समझ। तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो मैंने कहा ऐसे एक पेपर लिया, उसके ऊपर लिखा कि ये एक बॉन्ड है जो कि 100 रुपए का है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है। देखो मैंने एक पेपर लिया, मैंने कहा ये बॉन्ड जो है हमारा ये 100 रुपीज का है, ठीक है, इसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर है, हाँ ठीक है। अब होगा क्या, जनरली इसकी जो फेस वैल्यू है हमारी 100 रुपए, इसके ऊपर जब हम, जैसे मैं अब किसी को बेचूंगा, मैंने सपोज है मैंने आपको ये बॉन्ड बेच दिया, तो आप मुझे कितना रुपए दोगे, 90 रुपए, क्योंकि वो जो 10 रुपए जब हम आपको वो बॉन्ड मैं आपसे वापस खरीदूंगा तब मैं आपको कितना रुपए रिटर्न करूंगा, 100 रुपए। तो आपने मुझे दिए थे 90, मैं आपको लौटाऊंगा कितना, 100 रुपए। आपको बेनिफिट कितना हुआ, यही यील्ड है, ठीक है। अब देखो क्योंकि बॉन्ड के साथ खास बात क्या होती है कि वो ट्रेडेबल होता। अब आप 1 साल वो बॉन्ड थोड़ी ना रखे रहोगी। अब पता चला पीछे से उन्होंने बोल दिया, श्रद्धा ने बोला कैसा है कि यार तुम्हारे पास बॉन्ड है, हमें बेचोगे यार, 10 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। तो जब श्रद्धा ने इनसे खरीदा बॉन्ड, तो इतनी तो मतलब ये भी तो अपना कुछ बेनिफिट देखेंगी, तो क्या कहेंगे, ऐसा है 90 रुपये का हमको पड़ा है, तुम 92 रुपये का बताओ। बात समझने की कोशिश करना। तो इन्हीं ने क्या कहा कि अगर हम 1 साल रखेंगे तब हमें 10 रुपये मिलेगा, हमें एक ही दिन में 2 रुपये बेनिफिट मिला जा रहा है, क्या बुरा है। तो इन्हीं ने वो चीज कितने की बेच दी, 2 रुपये का प्रॉफिट लेके। अब इनको बॉन्ड अगर ये साल भर रखेंगे तो इनको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 8 रुपये। अब यही सेम प्रोसेस चलाते जाओ, तो जैसे जैसे ये रिप्लेस हो रहा है वैसे वैसे यील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले यील्ड कितनी थी, 10, फिर कितनी हुई 8, फिर कितनी हुई 6, मतलब ऐसे कम होती चली जाती है। ये बॉन्ड यील्ड है। अब जनरली देखना, तो हमें किसी पर्टिकुलर बॉन्ड के ऊपर कितना रुपया मिलेगा, वो हमारी बॉन्ड यील्ड है, बेनिफिट कितना होगा। तो अगर मान लो कोई एक ऐसा बॉन्ड है इकोनॉमी में, जैसे मैं गवर्नमेंट हूं, मैंने कहा कि मुझे पैसा चाहिए, तो मैं 2 तरह के बॉन्ड्स को रिलीज करूं, एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड होगा, एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड होगा। तो गवर्नमेंट के लिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड से पैसा बनाना, मतलब पैसा उगाही करना, ये बेनिफिशियल होता है या शॉर्ट टर्म से, सोच के ध्यान से, लॉन्ग टर्म से होगा, देन वाई, क्वेश्चन इज वाई।
बिकॉज हमेशा चीजें सोचो यार, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि मुझे पैसा वापस करना है, पैसा वापस करना है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, पैसा वापस करना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले, और ये तब पॉसिबल होता है जब इकोनॉमी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो। जब इकोनॉमी थोड़ा सा बबल्स फॉर्म में होती है ना, तो ये कंडीशन क्या होती है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो होते हैं उनकी हालत हो जाती है खराब। तो जब कभी ऐसी रिसेशन लाइक सिचुएशन आने वाली होती है, तो ये बोला जाता है कि लोगों का जो फेथ है वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी से हट के शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी के ऊपर आने लगता है, और वही एज्यूम करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं कि इन फ्यूचर जाके इस पर्टिकुलर बॉन्ड की दिक्कत आने वाली, इस वजह से इसको वहां से पैसा निकालो और शॉर्ट टर्म में लगा दो। जब कभी भी किसी भी इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन आने लगे कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड को छोड़कर इन्वेस्टर लोग शॉर्ट टर्म बॉन्ड के ऊपर फोकस करने लगे, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व। और ये एक सिंबल है कि रिसेशन आने वाली है। और जब ये हो जाएगा तो रिसेशन आने के बाद हमको दिखेगा क्या, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बाद में दिखेगा, लेकिन सिंबलाइज ये कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड यील्ड कर्व। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट पहले हो चुके हैं, फिर से वापस आ रहे हैं, इस वजह से इसको सिंबलाइज किया जा रहा है। उसके बाद एक वर्ड और है, एक वर्ड और है, देखो आज फुल्ली इकोनॉमिक्स में बोल रहे हैं। एक वर्ड और है, अभी क्या वर्ड लिखा था, हमने लिखा था रिवर्स करेंसी वॉर, है ना, रिवर्स, हाँ वो रिवर्स करेंसी वॉर है, रिवर्स करेंसी वॉर। अब देखो रिवर्स करेंसी वॉर, एक तो हम लोगों ने इन्फ्लेशन बहुत हो गई है, बहुत ध्यान से देखना बहुत ध्यान से देखना। ये करेंसी वॉर कोई लाइक ऐसी सिचुएशन है कि वॉर चली धमाधम, ऐसा कुछ नहीं, बस एक सिचुएशन है जिसमें जो आउटकम होते हैं जिसकी वजह से हमको पता चलने लगता है कैसा हो रहा है। देखना, जैसे मैंने बोला कि यूएस फेड में 9.1 की इन्फ्लेशन चल रही थी। अब ये चूंकि पेपर में आया हुआ था, इस वजह से मैं ये हमेशा यूज कर रहा हूं। इसको टैकल करने के लिए जो यूएस फेड है उसने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को हाई किया। ध्यान से देखना, अब इससे होगा क्या कि बहुत सारा पैसा, मतलब कि बहुत सारा डॉलर, यूएस में क्या सब कुछ यूएस में हो रहा है, बहुत सारा जो डॉलर है हमारा वो सकआउट हो जाएगा मार्केट से, और कहां पहुंचेगा, यूएस फेड में, यूएस फेड में पहुंचेगा। अब देखो इसका आउटकम क्या होता है, यूएस फेड में पहुंचा, इसका मतलब कि जो यूएस की इकोनॉमी है वहां से डॉलर सकआउट होकर कहां पहुंचा, यूएस फेड में। तो यूएस इकोनॉमी में डॉलर की कमी होने लगी। तो whenever there is a scarcity of any currency, it implies कि डॉलर जो है, डॉलर का जो फ्लो है वो कम हो गया है, और डॉलर के इकोनॉमी में फ्लो के कम होने की वजह से क्या डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जो चीज स्कार्सिटी में होती है ना, कम होती है ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो अमेरिका को फायदा होगा, घाटा होगा, फायदा भी होगा, घाटा भी होगा। फायदा कैसे होगा, देखो होगा क्या, इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कंटेक्स्ट में बताओ। इंपोर्ट में फायदा, एक्सपोर्ट में घाटा होगा, है ना। जैसे देखिए, जैसे ये है, देखो होता क्या है, देखो जैसे क्या हो रहा है, देखा ध्यान से देखना। करेंसी वॉर कुछ कॉन्सेप्ट बस एक नॉर्मल सा है जो कि यूज किया जा रहा है। 9.1 की इन्फ्लेशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए यूएस फेड क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा तो लोन लेना क्या हो जाएगा, महंगा। तो जनरली ये होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो मार्केट से जो एक्स्ट्रा मनी होती है वो सकआउट होकर बैंक के पास पहुंच जाती है, सेंट्रल बैंक के पास। तो यूएस फेड यहाँ पे सेंट्रल बैंक है इनका, तो बहुत सारा डॉलर जो है वो कहां पहुंच गया, यूएस फेड में पहुंच गया। अब यूएस की मार्केट से डॉलर की कमी होगी ना, पहले मान लो कि 100 यूनिट डॉलर था, अब कितना बचा, 60 बचा, तो कमी हो गई ना, स्कार्सिटी हो गई। तो जब कोई भी चीज मार्केट में कम होती है तो उसकी वैल्यू
बढ़ जाती है। तो आपको पता है कि किसी भी करेंसी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उससे दो इंप्लीकेशन होते हैं। अब वो कैसे होती है वो एक बात की डिबेट है। इतना भी हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो उसकी वजह से जो उसका इंपोर्ट होता है वो थोड़ा फीजिबल होता है। फीजिबल मतलब आसान हो जाता है। अब ये कैसा होता है ये एक डिबेट है, इसके बारे में हम लोग कभी डिस्कस करें। अभी आपको जो एज्यूम करना है कि जैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो जो यूएस में इंपोर्ट करना आसान हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मानो, ध्यान से देखना, $1 बराबर 80 रुपए है, ठीक है। हम मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूं, हम थोड़ा और सस्ता करें इसको, 50 रुपए मान लें, एज्यूम कर लो $1 बराबर 50 रुपए। तो अगर मान लो कि इंडिया में एक पेन जो है वो 10 रुपए का है, तो $1 खर्चा करने पे कितने पेन मिल जाएंगे? 5। अब इसकी वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब क्या है? इंडिया की वैल्यू कम भी तो हो गई। तो मैडम गलत नहीं थी, डॉलर इज बिकॉज इंडियन रुपीज इज नॉट डिक्लाइनिंग, मतलब डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग। याद है कुछ हुआ था? तब यहाँ पे एज्यूम करो वो वही है हाँ याद है ना। तो $1 बराबर 50 रुपए का अगर है देन होगा क्या? एक पेन की कीमत अगर 10 रुपए है तो $1 खर्चा करने पे उनको कितने पेन मिल जाएंगे? 5। ये ध्यान है ना, 5 यूनिट मिलेगी। अब मान लो कि अगर $1 की कीमत बढ़ गई तो रुपए की वैल्यू कम हो गई ना। तो मान लो अब $1 बराबर कितना हो रहा है? 60 रुपए। तो अब हम $1 में कितना मंगाएंगे? 6 पेन। तो इंपोर्ट ईजी हो गया ना। अब अगर इंपोर्ट ईजी हो गया तो उल्टा क्या होगा? एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसी को उल्टा कर दो बस ये एज्यूम ये करना है, इसी चीज को कंटेक्स्ट में रखते हुए ये रखना है कि किसी भी करेंसी की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो उसका इंपोर्ट तो आसानी हो जाता है, जैसा कि अभी एग्जांपल देखा, और लेकिन एक्सपोर्ट थोड़ा टफ हो जाता है। अमेरिका के लिए एक हिसाब से बेनिफिट है, एक हिसाब से नुकसान है। इसी को दूसरी अदर कंट्रीज में देखिए, अमेरिका के लिए बेनिफिशियल है, अमेरिका के लिए बेनिफिशियल होगा। देखो इसको इन्फ्लेशन कंटेक्स्ट में इसको ऐसे देखो कि इंपोर्ट करना वहां पर अमेरिका वालों के लिए आसान हो जाएगा। जो चीज वो $1 में खरीदते थे अब वो 50 सेंट में खरीद लेंगे, $0.50 में खरीद सकते हैं। सिंपल सी बात, ऐसे देखना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, ध्यान से देखना। अब अदर कंट्रीज के रिस्पेक्ट में इसको देखो। अब हमारे लिए अदर कंट्रीज में इंपोर्ट जो है वो थोड़ा महंगा हो जाएगा और एक्सपोर्ट बेनिफिशियल हो जाएगा। तो एक ब्लेम लग रहा है भाई यूएस के ऊपर कि यूएस ने किया, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अब देखो यहां पे बात क्या स्टार्ट हुई, क्या यूएस ने इसके लिए, इस पूरे मैकेनिज्म के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे? नहीं। जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को चेंज करने के लिए क्या उसने अपनी करेंसी में चेंजेस किए थे? नहीं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किए थे। बाय प्रोडक्ट क्या हो गया है? आप कहेंगे अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो। अब देखो हो क्या रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पर साइमल्टेनियसली एक बात और हो रही है कि जो यूएस का फेड है, यूएस का डॉलर जो है ना ये मजबूत हो रहा है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लीजिए, यूएस का डॉलर मजबूत हो रहा है। इसका नेगेटिव आउटकम क्या है कि एक्सपोर्ट थोड़ा उनके लिए महंगा हो रहा है, लेकिन इंपोर्ट ईजी हो रहा है, मजबूत हो रहा है, करेंसी उनकी मजबूत हो रही है। दूसरे कंट्री ने ब्लेम किया कि तुम अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए ऐसा मैनिपुलेशन कर रहे हो। अब दूसरी कंट्री क्या करेगी? वो भी कुछ इसी तरीके सोचेगी। भैया हम भी एक्सपोर्ट हम लोगों के कंटेक्स्ट में महंगा होगा, हम हाँ इसको पता है, आप इंपोर्ट के साथ ही कनेक्ट कर रहे हो, उसको मैं तुम्हें और भी बता दूंगा। देखो तो यार से देखना, इनका डॉलर मजबूत हो रहा है, लोगों ने ब्लेम किया अदर कंट्रीज ने कि आप अपने डॉलर को मजबूत कर रहे हो, इसकी वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। वॉर चली तो अमेरिका ने बोला, चाइना भी तो ये करता, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या कर देता? डिवैल्यूएशन कर देता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। तूने कहा तुम ये करते हो, हम ये कर रहे हैं, क्या हो रहा है? वॉर चल रही है। और इसी वॉर को क्या बोल रहे हैं? रिवर्स करेंसी वॉर। इंटेंशनली नहीं हो रहा है, उसका आउटकम ही है। बात समझ में आ रही है? दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ एक टॉपिक के 3 पॉइंट हैं। जल्दी से लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करें, कंडीशन क्या है कि यूएस में पिछले 40 सालों में इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन कभी नहीं देखी गई।
अब इतनी इन्फ्लेशन हो गई तो उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? यूएस फेड के ऊपर है। यूएस फेड के पास क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। वो क्या काम करेगी? इंटरेस्ट रेट को थोड़ा हाई करेगी, बढ़ाएगी उसको। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाने चली तो लोगों ने बोला कि भैया थोड़ा ध्यान से बढ़ाना, कहीं सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में ना फंस जाओ। अगर तुमने हार्ड लैंडिंग कर दी तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं? रिसेशन में। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करो ताकि हम लोग रिसेशन में जाने से बचें। हार्ड लैंडिंग क्या होती है? ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जिसे धड़ाम से हम रिसेशन में गिर जाए। ये बेसिक सा होता है। सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग हो गई। अब उन्हीं ने ये किया, यहां पे हमको, अब उन्हीं ने क्या, अपनी जो भी पॉलिसी, और इसी पॉलिसी के कंटेक्स्ट में ही फेड टैपरिंग का कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब हम वहां पे नहीं जाएंगे। फेड टैपरिंग, टेपर टेंट्रम, सब कुछ रिलेशन देख रहे हो, तो ये चीज है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम रिसेशन में ना जाएं। तो रिसेशन में ना जाएं तो व्हाट इज रिसेशन? अब रिसेशन के कैरेक्टरिस्टिक हैं अलग अलग, है ना? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, कंजम्पशन चेंज हो जाएगा, सेविंग्स कम हो जाएगी, ऐसे कई कैरेक्टर। ये तब हमें पता चलेगा जब आ जाए, मतलब हो जाए। लेकिन पहले ही पता चल जाए, कैसे पता करेंगे हम? तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व। अब इन्वर्टेड यील्ड कर्व का मतलब क्या है कि जब जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड पर यील्ड है उस पर ज्यादा बेनिफिट दिखे लोगों को लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड के ऊपर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो जब ऐसा होने लगेगा तो समझ लो कि रिसेशन आने वाली है। बाकी उसके बाद ये सब चीजें दिखेंगी। तो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड का कर्व है। अभी यहाँ पर बहुत सारी हुई थी, ऐसा क्यों हुआ? अब देखो, उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आता था कि जो कि इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, रिवर्स करेंसी वॉर। रिवर्स करेंसी वॉर इज नॉट द मैकेनिज्म जो कि कंट्री इंटेंशनली करती है, ये उसके एक आउटकम पे। देखना कि 9.1 की है, इसको इंक्रीज करने के लिए यूएस फेड क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट को हाई करेगी। इसको हाई करने की वजह से जो डॉलर है वो सकआउट हो जाएगा यूएस इकोनॉमी से। कहां पहुंच जाएगा? यूएस फेड में। स्कार्सिटी ऑफ डॉलर होगी। डॉलर की कमी होने की वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ेगी तो इंपोर्ट उनके लिए फीजिबल है, लेकिन एक्सपोर्ट टफ हो जाएगा। अब यही सेम चीज इन किसी अदर कंट्रीज के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इंपोर्ट अनफीजिबल हो जाएगा, एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं फायदेमंद हो जाएगा। डिपेंड करता है सिचुएशन कौन सी, कंट्री कौन सी है, सर्कमस्टांसेस कौन कौन सी हैं। एक्चुअली क्या है, अब जैसे देखो यूएस के साथ क्या है, यूएस इज अ मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेट कंट्री या सर्विस डोमिनेट। सर्विस, वो हर चीज को जनरली, हमारे साथ तो उनका ट्रेड डेफिसिट है, यू नो दैट। हमारे साथ है। चाइना के, हमारा और चाइना का डेफिसिट कितना है अप्रोक्सीमेट में? नहीं, हमारा और चाइना का करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है? डेफिसिट हमारा उनके साथ कितना है? ट्रेड डेफिसिट कितना है? अप्रोक्सीमेट में 50 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर। और यूएस के साथ कितना है चाइना का? मतलब चाइना और यूएस में ट्रेड बैलेंस के रिस्पेक्ट में कैसा रेशियो है? सरप्लस है, डेफिसिट में? कौन ज्यादा एक्सपोर्ट करता है? चाइना ज्यादा करता है, तो चाइना बेनिफिट में है ना। कितना है पता है? सर अप्रोक्सीमेटली इंडिया का नियरली डबल। हाँ, और इंडिया का यूएस के साथ कैसा रिलेशन? वो हर जगह है। कितना अप्रोक्सीमेट में बताओ ना मेरे बच्चे? 2-3, इतना नहीं है, इतना नहीं। इंडिया यूएस का सरप्लस में, लेकिन इतना नहीं है। हाँ, तो इसको ध्यान रखना। अब ये डेटा कहाँ दिखेंगे? इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा तब उसमें डेटा दिखेंगे। तो अब मैटर ये है कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो लोगों ने बोला यार तुम इंपोर्ट अपनी वैल्यू की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, तुम लोग कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हो, इस वजह से हो रहा है, ये है वो है। तो एक वॉर चल गई, किसके लिए? करेंसी की चल। तो उनका रिवर्स करेंसी वॉर चल रही है। सब लोग कम करते हैं, हमने बढ़ा दी, रिवर्स कर दिया, सब कुछ रिवर्स ही हो रहा है। इज दैट क्लियर? दीज आर द इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीजें हो रही हैं। और अगेन इसमें बहुत सारी चीजों का भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट हेडिंग लो, आई विल ट्राई। इसमें आप लोगों को होमवर्क दे देंगे। हाँ, एकदम पड़ेगा। अब देखो क्या होगा, यूएस अपनी फेडरल पॉलिसी को क्या करेगा? चेंज करेगा। देखो अभी क्या है, बहुत ध्यान से देखना। अब रुक जाओ यार, जैसे देखो कंफ्यूजन नहीं है, मजा है यार। देखो लिसन, जब यूएस फेडरल एक्सपेंशनरी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, देन व्हाट इज हैपनिंग? एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब ले जाओ पैसा, ले जाओ पैसा।
पैसे लेके जाओ लेके जाओ। अब जिसको मन हो रहा है यूएस डॉलर लिया उसने, अब वो क्या करे, देखो करेगा क्या, वो जाएगा ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहां पर उसको रिटर्न मिले। तो यूएस के अगर किसी बॉन्ड में जा रहा है, बहुत ध्यान से, जैसे वो गया उसके पास थे 10 मिलियन यूएस डॉलर है, तो वो जाएगा कहाँ, यूएस में जाएगा, देखेगा यूएस के स्टॉक मार्केट में गया, हेज फंड में गया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जहां पे वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता था। हेज फंड बताएंगे यार, उसमें मैं इतना समझ लो कि कोई आपका पैसा ले आपकी जगह इन्वेस्ट कर दे, इस तरह का, ज़्यादा सुनना चाहो क्योंकि फिर उसी में डिबेट हो जाएगी। अभी फिलहाल इसको देखते हैं। तो जब उसने यूएस में ऑब्जर्व किया तो पूरे ओवरऑल वे में उसने ऑब्जर्व किया कि अगर हम यूएस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे तो 6% इंटरेस्ट का 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ठीक है रुक जाओ, अभी जल्दी मत करो, थोड़ा और डूबते हैं। तो उसने सोचा कि लाओ एक काम करते हैं, किसी दूसरी कंट्री में चेक करते हैं क्या माहौल है, 10 मिलियन डॉलर कहाँ लगाएंगे। अब उसने कहा चलो इंडिया चलते हैं। इंडिया में गए तो इंडिया में गए, आओ पैसा 10 मिलियन, आओ, अरे आओ तुमको 12 दे रहे हैं। तो क्या हुआ, जब उसने ऑब्जर्व किया क्यों 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 इंडिया में ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग फैक्ट में, उसमें हर चीज़। अब जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पे कितनी है, 6-7% है, यूएस में इतनी है नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो यूएस की जो इकोनॉमी वो इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही जितनी हमारी कर रही है। तो जहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हो रही तो वहाँ पर रिटर्न भी तो ज़्यादा होंगे। तो इंडिया में जब उसने आया तो सोचा कि यार 10% मिल रहा है, बाहर से 4% ज़्यादा मिल रहा है, तो कहेंगे चलो ऐसा है, ये पैसा जा रहा है भारत, कोई देखेगा नहीं है तो सारा पैसा कहाँ गया, इंडिया में, वाया 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 एफडीआई, एफआईआई, आ गया पैसा। ये क्यों हुआ, जब यूएस फेड हमारा, यूएस का बहुत मेहरबान था, ले जाओ है, अब खुश है सब, पैसा मिल रहा है। अब उसके ने कहा कि ऐसा है, सुन लो, जो पैसा ले गए हो टैपरिंग करने वाले, अब हम टैपरिंग करने वाले का मतलब क्या है, जो तुमको पैसा दिया था वो वापस घसीटने वाले। और कैसे घसीटेंगे, वो जो इंटरेस्ट रेट इजी था अब उसको बढ़ाने वाले हैं। अब वो कैलकुलेट करेगा कितना परसेंट बढ़ गया, क्योंकि जिस समय इनको दिया था मान लो 4% था। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने लोन ले लिया, ध्यान से देखो, अगर ये पर्सन अमेरिका में ही इन्वेस्ट करता तो 4% के ऊपर इसने लिया था, तो उसको कितना बेनिफिट होता है टोटल में, 2%। इंडिया में कितना होता, 6% का जनरली एक्यूमुलेशन है। उसने कहा हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं, 8 कर देंगे, दिल टूट गया, 2% के लिए इतना झमेला रखें। तो क्या करेगा, चुपके चुपके। इसी वजह से ये जो एफडीआई जो एफआईआई आता है, जब उन्होंने अपनी इसको चेंज किया, क्या फेडरल चेंज किया, तो भैया अब यहाँ पे रखना हमारे नुकसानदेह हो सकता है, फंसा गए, वैसे भी एग्जिट हो नहीं रही है हमारी, फंसा गए, चुपके से निकालो। यहां से होगा क्या, इंडिया से बहुत सारा पैसा वापस अमेरिका चला जाएगा। ये बेसिक सा कैजुअल सा एक्सप्लेनेशन है। अब इसकी वजह से होगा क्या, आपको पता है 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4, 5-5, 9-9 लाख करोड़ रुपया एक रात में गायब हो जाता है, न्यूज में था। और ये पता है कंटिन्यूअस बेसिस पे न्यूज में आता है, क्यों, क्योंकि हल्का वहां पे मैनिपुलेट, ये सिर्फ एक पॉइंट है और वो भी कैजुअली मैंने बताया, नॉट द ऑफिशियली वे में बताया, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, एक चीज नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। वहां पे सर्कुलेशन का था, जब वो एक्सपेंशनरी फॉलो को यूज करते हैं तो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर को वो मार्केट में बेचते हैं, ट्रिलियंस। तो पैसा कहाँ रखें, उनको पैसा कमाना है। यहाँ पे एक कंपनी की एसेट वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती, वहां पे ट्रिलियंस डॉलर में। तो ये क्या, अब उनके लिए तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा, उनके लिए ज्यादा इशू नहीं है, इशू होता है इंडिया के लिए। इसी वजह से एफडीआई को ज्यादा फ्रूटफुल माना जाता है एफआईआई के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि एफडीआई आगे तो कुछ ना कुछ फिजिकल इक्विवेलेंट हमारा बनेगा, एफआईआई में आओ स्पेकुलेशन पे होता है, और ये सब कुछ स्पेकुलेशन पे भी चलता। अब पता चला ये इंडिया में चलो आ गया, अब फेडरल, अब पता चला इंडोनेशिया कराओ 14 दे रहे हैं, 14 क्यों, बाप रे बाप, तब पारी वो भागो यहाँ से। क्यों, क्योंकि एफआईआई में इतना तो है ना, एकदम थोड़ा बहुत इसी तरह, हाँ ऐसे ही। इज दैट क्लियर? तो हर चीजें इंटर रिलेटेड, और आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे। इज दैट क्लियर? सिंपल सा है।
चलो ट्विन डेफिशिएंट डेफिनेशन तो कम से कम देख ही लो।